हेलो गाइस, कैसे हैं। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा, आपका फ्रेंड शिवम मिश्रा। यार हम लोग एकदम मजे से आज पूरे पूरे पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ये जो मैं पेपर बना रहा हूं ना, फुल सोल्यूशन है। जी हाँ, फुल सोल्यूशन मिलेगा। ये वीडियो लगभग 40 से 50 मिनट की होने वाली है। सो यार प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को यार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आज हम लोग ये 100 में 100 पूरा टारगेट करेंगे। ये जो पेपर है आपके लिए, ठीक है ना। तो दबा के यार शेयर कर दीजिएगा। आज का वीडियो लाइक टारगेट है 10,000 और व्यूज 1 लाख के पार आपको करवाना है। कुछ हो जाए 1 लाख के पार जाना चाहिए, क्योंकि भाई साहब ये जो वीडियो है ना बहुत ही मस्त होने वाली। फुल पेपर सोल्यूशन मिलेगा। पूरा मैं पेपर सॉल्व किया हूं और ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर में फंसेंगे। मैं आपसे प्रॉमिस किया था कि पेपर तक आपको 14 पेपर करवा देंगे। 16 फरवरी को पेपर है और आज है 9 तारीख, और 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16, तो कितने हो गए टोटल देखेंगे तो भी आपके पास कुल 7 दिनों का समय है। और 7 दिनों में हम लोग 21 पेपर सॉल्व करने वाले। सोचिए 21 पेपर सॉल्व कर लेंगे तो 21 गद्यांश तैयार हुआ, 21 पद्यांश तैयार हुआ, ठीक है ना। 20 बहुविकल्पी, तो 21 में 20 का गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 20 गुना 400 आपके बहुविकल्पी प्रश्न। तो सोचिए कितना इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला। यार दबा के शेयर कर दीजिएगा। और बाकी तो हम आ गए हैं आपके लिए लेके, तो चिंता काहे के लिए करना है। आप लोग बहुत परेशान हैं, अरे गुरुजी हम पढ़े ही नहीं हैं, हम कैसे पास होंगे। यार कोई दिक्कत नहीं, मैं हूं ना। जब मैं हूं तो काहे के लिए आपको चिंता करना है। यार चिंता मत करिए, दबा के आप लोग सॉल्व करके आएंगे 16 फरवरी के दिन। जी हाँ भाई साहब, ये जो मॉडल प्रश्न पत्र है ना फुल सोल्यूशन है। सॉल्व में लिख दिया हूं, इसके नीचे सारा का सारा मैं देने वाला हूं। एक्सरे करूंगा एक एक सवालों का भाई साहब। जो ये सीरीज होने वाली है ये मैं स्टार्ट कर रहा हूं आज से भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जो पिछले साल के पेपर जैसे आपका 19 वाला में और 20 वाला, इसका मैं आपको सेकेंड यूनिट जो रहेगा, देखिए आपको एक 6 AM पर मिलेगी, एक 12 PM पर मिलेगी, 12, 12:30 और एक 6 PM पर मिलेगी, ठीक है ना। तो ये रेशियो रहेगा। बाकी बीच में भी आपको वीडियो हिंदी की मिलेगी। तो यानी कम से कम 5 वीडियो डेली मैं हिंदी का देने वाला हूं। और ये 5 वीडियो देखते चले जाएंगे ना तो 100% गारंटी दे रहे हैं कि आराम से आप हिंदी में 100 में से 95 फोड़ के आएंगे। बहुत बच्चे तोड़ के 100 में 100 लेके आएंगे हिंदी में। गारंटी क्वेश्चन मैं दूंगा। 100% नहीं आया तो पढ़ाना मैं बंद कर दूंगा। चिंता मत करिएगा, ठीक है ना। इसका मैं गारंटी दे रहा हूं। यहाँ पे भाई साहब आंखों में आंखें डाल के बोर्ड से बोलिएगा कि हम करके आएंगे, आप चाहे जैसा प्रश्न दीजिए, ठीक है ना। चलिए तो भाई साहब ये है 2023 का, और मेरे लाडलो 100 नंबर है। 100 नंबर धुआं धुआं कर देंगे। 3 घंटे 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। आप 2 घंटे में ही करके बैठेंगे, 1.5 घंटे आपके लिए ऐसे रहेगा। आप कहेंगे गुरुजी हम तो 2 घंटे में पेपर कर लिए थे, तब भी हमारे पास 1 घंटे 15 मिनट का समय केवल बच्चों के देखने के लिए मिला था, कि देख रहे थे बच्चे कैसे पेपर सॉल्व कर रहे थे। बट ये सब नहीं करना है आपको। अपने ऊपर कंसंट्रेट करके आपको अपने, अगर मान लीजिए आपके पास टाइम बच रहा है तो आप फिर से पुनः चेक करेंगे कि हाँ हमने क्वेश्चन कर लिया है कि नहीं, या फिर कुछ छूटा हो तो नहीं। आप लोग ऐसे करिएगा भाई साहब। कुछ निर्देश बोर्ड की तरफ से दिए जाएंगे, कुछ मैं भी दे रहा हूं। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। नोट कर लीजिए, पहला प्रभाव ही एग्जामिनर से आप अच्छा नंबर गेन करेंगे। पहला प्रभाव ही आपसे, आप एग्जामिनर से अच्छा नंबर गेन करेंगे। इसलिए केवल उसी का क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा जो आपको आता रहे। वो बिल्कुल मत छूइएगा जो आपको मालूम ना रहे, ठीक है ना, उसको नहीं छूना है। आप केवल उसी का आंसर दीजिएगा जिस क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम रहे। ये चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। निर्देश यहाँ पे आपको 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित रहेंगे और 3 घंटे में आपको प्रश्न पत्र को सॉल्व करना है। जो प्रश्न पत्र रहेगा भाई साहब 2 खंडों में विभक्त रहेगा, खंड क और खंड ख। कितने खंडों में विभक्त रहेगा? 2 खंडों में डिवाइड रहेगा। खंड क और खंड ख में आपका डिवाइड रहने वाला है। क्लियर है? दोनों खंडों में के सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य रहेगा। जितने भी क्वेश्चन का आपको आंसर देना अनिवार्य रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी छाप रहे हैं, ऐसा नहीं है। सारे के सारे क्वेश्चन का आपको आंसर देना रहेगा। चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग खंड क को सॉल्व करेंगे। खंड क को सॉल्व करेंगे, पूरा आंसर है आपको हम नीचे तक दिखा दे रहे। देखिए यहाँ देखिए, इसका देखिए, इसका देखिए, आप देखिए ये उत्तर देखिए लिखा है मैंने, यहाँ देखिए उत्तर दिखा है। तो ये जो पेपर है फुल सोल्यूशन है, इसलिए यार पूरा देखिएगा, छोड़ के नहीं जाना है। टाइम बहुत कम है। आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि सर हम 95 स्कोर करेंगे। कसम है यार विद्या की, हमें नहीं सुनना। अब आपके पास में कसम दे दिया हूँ आपको। अब आपको पढ़ना पड़ेगा, अब मन लगा के पढ़ना है, क्योंकि बोर्ड अब देखिए क्या होते हैं। गुरुजी आते हैं, गुरुजी कसम मत खिलाइए नहीं तो हम पढ़ना शुरू कर देंगे। तो हम कसम खिला रहे हैं भाई साहब।
कसम खिला रहे हैं, आपको पढ़ना है बात से, और शुरू कर दीजिए यार, टाइम नहीं है यार। अब बैठिए मत, मैं आपसे को यही बोलूंगा कि बैठिए मत, अब पढ़ना शुरू कर दीजिए। चाहे मुझसे पढ़ लीजिए या फिर कोई किताब खोल लीजिए, कॉपी खोल लीजिए, उसमें पढ़िए यार, लेकिन अब पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है ना भाई साहब। कसम है इस पेन की, आपको पढ़ना है, मेरे पेन की कसम दी है आपको भाई साहब, पढ़ना है, अब आपको छोड़ना नहीं है। टाइम बहुत कम है, टाइम बहुत कम है, ठीक है ना। चलिए, डिप्टी कलेक्ट्री के लेखक हैं भाई साहब। डिप्टी कलेक्ट्री के लेखक कौन है? डिप्टी कलेक्ट्री के लेखक कौन है? वासुदेव सड़ग्रवाल। कौन है? वासुदेव सड़ग्रवाल, अमरकांत, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। यार बोर नहीं करेंगे, एकदम मस्त, एकदम एंजॉय करते हुए आंसर देंगे, ठीक है ना। और आप लोग बोर नहीं होंगे, चिंता मत करिएगा, मैं आपको बीच बीच मजा देता रहूंगा, तो आपको पढ़ने में मजा आएगी और पूरा पूरा सॉल्व कर लेंगे। डिप्टी कलेक्ट्री के लेखक कौन है भाई साहब? छाप दीजिए, अमरकांत जी हैं। कौन है? अमरकांत जी जो हैं डिप्टी कलेक्ट्री के लेखक है भाई साहब। इस कहानी का प्रकाशन कब हुआ था? 1955 ईस्वी में इस कहानी का प्रकाशन हुआ था। छाप लीजिए, छापने वाले क्वेश्चन है। चलिए शुरू कर दिए। यहाँ पे भारत की एकता के रचनाकार भाई साहब, भारत की एकता के लाडलो रचनाकार कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, फडणवीस नाथ रेणु, रामधारी सिंह दिनकर, या फिर डॉक्टर वासुदेव सड़ग्रवाल। तो भाई साहब वासुदेव सड़ग्रवाल क्या है? वासुदेव सड़ग्रवाल जो है वो है यहाँ पे डिप्टी कलेक्ट्री, सॉरी, भारत एकता के रचनाकार शरण अग्रवाल। कौन है? शरण अग्रवाल। वासुदेव सड़ग्रवाल जो हैं, अग्रवाल जो हैं, वो भारत की एकता के रचनाकार है, वासुदेव सड़ग्रवाल, ठीक है। और ये क्या है वासुदेव सड़ग्रवाल का? तो यह एक निबंध संग्रह है। क्या है? यह एक निबंध संग्रह है। यह क्या है? एक निबंध संग्रह है। किसका निबंध संग्रह है? वासुदेव सड़ग्रवाल जी का है। भारत की एकता के रचनाकार कौन है? वासुदेव सड़ग्रवाल। यह एक निबंध संग्रह है, किसका है? वासुदेव सड़ग्रवाल जी का है। छापने वाला क्वेश्चन भाई साहब छाप डालिएगा। गए यहाँ पे है, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन है? कल्पवृक्ष, पूर्वोदय, कल्पलता और अंत में। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है? तो ग का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कल्पलता। क्या हो जाएगा? कल्पलता। कल्पलता क्या है भाई साहब? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की क्या है? रचना है। भाई साहब नोट कर लीजिए, जिसका प्रकाशन कब हुआ था? 1955 ईस्वी में हुआ था। 1955 ईस्वी में हुआ था। कल्पलता, कल्पलता किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है, और जिसका प्रकाशन कब हुआ था? 1955 ईस्वी में हुआ था। भाई साहब वायरल प्रश्न है आने के लिए, तो तैयार कर लीजिएगा, तैयार करके जाइएगा, पूरा फोड़ के आना है। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी नहीं है, किसके नहीं है लेखक? मेरे विचार, साहित्य और समाज, लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया, धरती के फूल। तो यहाँ पे घ का राइट आंसर देना है। घ का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी वाला, लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया। यहाँ पे क्या हो जाएगा? लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, धरती के फूल, धरती के फूल हो जाएगा। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना नहीं है। अब इसमें से कौन कौन सी प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना है? मेरे विचार, साहित्य और समाज, लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया, लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया, ये तीनों प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना है। लेकिन धरती के फूल प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना नहीं है। तो भाई साहब किसके हैं? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर के। किसकी है? कन्हैया, कन्हैया, कन्हैया लाल, कन्हैया लाल मिश्र, कन्हैया लाल मिश्र, यानी कि प्रभाकर की रचना है, प्रभाकर की रचना है। प्रोफेसर जी सुंदर की रेड्डी रचना कौन नहीं है? धरती के फूल। मेरे विचार, साहित्य और समाज, लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया, ये तीनों प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना है। तो धरती के फूल किसकी है? कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर की रचना है। किसकी रचना है? प्रभाकर की रचना है। अंगा वाला क्वेश्चन है, आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा सफर। आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर, इस पुस्तक के लेखक हैं। आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर, इस पुस्तक के लेखक कौन है? वासुदेव सड़ग्रवाल, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जैनेन्द्र कुमार अज्ञे की रचना। तो किसकी है भाई साहब? तो ये है अंगा का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका बी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। किसकी है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की है। क्लियर है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की है। आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर किसकी है?
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की है। इस पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ था? 2015 में हुआ था। कब हुआ था? 2015 में हुआ था। नोट कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इसको आप लोग याद कर लीजिए कि किसकी है। डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम की है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं भाई साहब? कमेंट कर दीजिएगा। लाडलो यार क्या कर रहे हैं, 16 फरवरी की एग्जाम है, दिमाग में डाल लीजिए। बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, पास हो जाओगे। 33 नंबर तो लेके आना है। निम्नलिखित में से, अब दूसरा वाला यहाँ पे दूसरा का क करेंगे। पहले का क ख ग ग अंगा खत्म हो गया, अब दूसरे का यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। दूसरे क है। निम्नलिखित में से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित महाकाव्य रचना है। भाई साहब, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा लिखित महाकाव्य रचना कौन सी है? रुक्मणी परिचय, रस कलश, वैदेही वनवास, अध खिला फूल। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित महाकाव्य रचना कौन सी है? दूसरा का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी वाला, वैदेही वनवास। क्या हो जाएगा? वैदेही वनवास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? वैदेही वनवास हो जाएगा। वैदेही वनवास किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित महाकाव्य है, ठीक है ना। और रुक्मणी परिचय जो है यह क्या है? तो यह हरिऔध का नाटक है। यह क्या है? नाटक है। क्लियर है? यह क्या है? नाटक है। और रस कलश और अध खिला फूल, यह क्या है? तो यह उपन्यास है। यह क्या है? उपन्यास है। यह क्या है? उपन्यास है। अब मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा और अच्छे से समझिएगा। यहाँ क्वेश्चन ये पूछा कि चलिए बताइए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित महाकाव्य रचना कौन सी है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए थे। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो वैदेही वनवास है यह अयोध्या सिंह उपाध्याय का क्या है? महाकाव्य है। लेकिन रुक्मणी, रस कलश और अध खिला फूल बच गए। तो इसमें से जो रुक्मणी है यह नाटक है। यह क्या है? नाटक है। किसका नाटक है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का है। और रस कलश क्या है? रस कलश और अध खिला फूल, रस कलश और अध खिला फूल क्या है? ये दोनों के दोनों आपके उपन्यास है। ये दोनों के दोनों क्या है? आपके उपन्यास है। किसके उपन्यास हैं? तो ये है आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के क्या है? उपन्यास है। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पे ख वाला क्वेश्चन है, मैथिली शरणगुप्त की रचना है। 1 नंबर मिलेगा। मैथिली शरणगुप्त की रचना कौन सी है? सिद्धराज, कानन कुसुम, उत्तरा, दीप शिखा। तो मैथिली शरणगुप्त की रचना कौन सी इसमें से? आपको राइट आंसर देना है। ख का राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिद्धराज। क्या हो जाएगा आपका? सिद्धराज। सिद्धराज किसकी है? मैथिली शरणगुप्त की रचना है। किसकी है? मैथिली शरणगुप्त की रचना क्या है? सिद्धराज है। नोट कर लीजिए, सिद्धराज किसकी रचना है? मैथिली शरणगुप्त की रचना है। गए यहाँ पे अज्ञेय जी को निम्नलिखित में से किस काव्यकृत पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? जो भाई साहब अज्ञेय जी थे उनको निम्नलिखित में से किस काव्यकृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? इंद्रधन रौंदे हुए, हरी घास पर क्षण भर, आंगन के पारद्वार, कितनी नावों में कितनी बार। कितनी नावों में कितनी बार। तो ग का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी वाला। क्या हो जाएगा? कितनी नावों में कितनी बार। कितनी नावों में कितनी बार। ये किसकी है? तो ये अज्ञेय जी की है। और इस काव्यकृति पर अज्ञेय जी को क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और आंगन के पारद्वार इस पर 1964 ईस्वी में अकादमिक पुरस्कार मिला था। अज्ञेय जी को क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। किसको मिला था? ये मिला था अज्ञेय जी को। क्लियर है? इतना नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वाला ये क्वेश्चन है। चलिए ग हो गया। अब यहाँ पे घ वाला क्वेश्चन है। क्या है? निम्नलिखित में से दिनकर की रचना है। दिनकर की रचना भाई साहब कौन सी है? शिला पंख चमकीले, परशुराम की प्रतीक्षा, अंधा युग, अनामिका। तो निम्नलिखित में से दिनकर की रचना कौन है? दिनकर की रचना इसमें से कौन सी है आपको बताना है। तो दिनकर की यहाँ पे रचना कौन सी? भाई साहब दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। बोर्ड के बाद यार अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा यार, सब्सक्राइब कर लीजिए यार,
हम्बल रिक्वेस्ट है। अब कहे गुरु जी तो भीख मांग रहे हैं। अरे अब क्या बताए, अब ना बताओ आप लोग से, बहुत तकलीफ है यार, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। कोई बात नहीं, कर लेंगे, मुझे पता है आप लोग कर लेंगे, बाद में अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा यार, बाद में अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, अभी के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, दिनकर की रचना कौन सी है, तो दिनकर की यहाँ पे रचना बताना है। दिनकर की रचना कौन सी, यहाँ पे बी वाला हो जाएगा, परशुराम की प्रतीक्षा। क्या हो जाएगा, परशुराम की प्रतीक्षा। परशुराम की प्रतीक्षा क्या है, तो ये है दिनकर जी की रचना। दिनकर जी की रचना कौन सी है, परशुराम की प्रतीक्षा है। अंगा वाला प्रश्न भाई साहब, हिमालय निम्नलिखित में से किसकी काव्य कृति है, हिमालय किसकी काव्य कृति है, सूर्य सुमित्रानंदन पंत की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, महादेवी वर्मा की, जय शंकर प्रसाद की। तो हिमालय निम्नलिखित में से किसकी काव्य कृति है आपको बताना है। तो यहाँ पे अंगा का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक काम करते हैं, ऊपर वाला थोड़ा एक्सरे करते हैं। ये बताइए शीला पंख चमकीले किसकी है, लिख लीजिए, शीला पंख चमकीले किसकी है, गिरिजा कुमार माथुर की है, लिख लीजिए किसकी है, गिरिजा कुमार माथुर की है, नोट कर लीजिए। परशुराम की प्रतीक्षा कौन सी है, परशुराम की प्रतीक्षा तो आप बता दीजिएगा, ये दिनकर जी की है। अंधा युग किसकी है, अंधा युग किसकी है, धर्मवीर भारती की है, धर्मवीर भारती की है। अनामिका किसकी है, अनामिका किसकी है, सूर्यकांत त्रिपाठी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, किसकी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। उसके बाद अंगा वाला यहाँ पे क्वेश्चन है, मैंने बताया कि हिमालय किसकी काव्य कृति है, हिमालय किसकी काव्य कृति है, तो अंगा का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, वो किसका हो जाएगा प्यारे बच्चों, अंगा का हो जाएगा सी, महादेवी वर्मा। किसका हो जाएगा, महादेवी वर्मा का है, किसकी है, महादेवी वर्मा का है, महादेवी वर्मा का है। इतना नोट कर लीजिए। इसका प्रकाशन कब हुआ था, नोट कर लीजिए, इसका प्रकाशन कब हुआ था हिमालय, तो 1963 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। क्या हुआ था, प्रकाशन हुआ था। ये इंपॉर्टेंट वाले कुछ पॉइंट होते हैं जो कि आपके बोर्ड में पूछ लिए जाएंगे, लाडलो दबा कर आइएगा, दबा करके क्वेश्चन को हल करके आएंगे, ठीक ना, मजे मजे से पढ़िए यार, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना। चलिए तीसरा यहाँ पे है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10 अंकों का रहेगा, कितने रहेगा, 10 अंकों का आपके पेपर में पूछा जाएगा। 5 प्रश्न रहेंगे, 2 अंक के रहेंगे, 10 अंक आपका बनेगा। है क्या, यहाँ पे देख लीजिए, साहित्य कला, साहित्य कला, नित्य गीत, अमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विविध रूपों में साकार होता है। यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृति के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता है। जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है, वह उससे आनंदित होता है। इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए क्या है, स्वास्थ्यकर है। तो यहाँ पर क्या है, ये आपका यहाँ पे है, और यहाँ से सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा, क्या बना है, राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को किन रूपों में प्रकट करते हैं। जो राष्ट्रीय जन होते हैं वह अपने अपने मानसिक भावों को किन रूपों में प्रकट करते हैं। तो अपनी अपनी भाव को किन रूपों में प्रकट करते हैं, देखिए इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा पहला वाला, साहित्य कला नित्य गीत अमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भाव को प्रकट करते हैं। तो बना के लिखिएगा यार, काहे के लिए परेशान है। मैं कहता हूं ना, आपको एसकेएम स्टडी पर एक ऐसा टिप्स बताया जाएगा जिससे आप क्वेश्चन करके आएंगे, छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, परेशान मत होइए, आपका छोड़ने नहीं देंगे यार, कैसे छोड़ के चले आएंगे यार, अरे एकदम छाप के आएंगे, परेशान मत होइएगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे इसका एसकेएम स्टडी पर पीडीएफ मिल जाएगा, एसकेएम स्टडी पर पीडीएफ मिल जाएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाके ज्वाइन कर लीजिए ढूंढ ढांड के, ठीक है ना। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, साहित्य कला नित्य गीत अमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने मनोभाव को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं, यही तो आंसर है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है,
संस्कृति के आनंद पक्ष को कौन स्वीकार करता है? संस्कृति के आनंद पक्ष को कौन स्वीकार करता है? अब भाई साहब आनंद पक्ष आपको ढूंढना है। आनंद पक्ष कहां पर है, इसमें आपको ढूंढना है। आप देखिए, वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है। कौन करता है? जो व्यक्ति सहृदय है। जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है। तो बना के लिख लेंगे कि नहीं, बता दीजिए, लिख लेंगे कि नहीं? मजा आ रही नहीं क्लास में? मजा आ रही नहीं क्लास में यार? अब सोच रहे शायरी सुनाना शुरू कर दे और मजा आएगी। बताइएगा अगर शायरी सुनना हो तो। जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। उसके बाद यहाँ पे ग है, मानसिक और स्वास्थ्यकर शब्दों के अर्थ लिखिए। तो मानसिक का क्या होता है लाडलो? मानसिक का क्या होता है? तो मानसिक का होता है मानसिक का होता है मन की कल्पना से उत्पन्न। क्या होता है? मन की कल्पना से उत्पन्न। कल्पना से उत्पन्न, मन की कल्पना से उत्पन्न। मानसिक का क्या होता है? मन की कल्पना से उत्पन्न। और स्वास्थ्य कर का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है स्वास्थ्य प्रदान करने वाला। क्या हो जाएगा? स्वास्थ्य प्रदान करने वाला हो जाएगा। स्वास्थ्य प्रदान करने वाला क्या हो जाएगा? स्वास्थ्यकर हो जाएगा। मानसिक का मतलब होता है मन की कल्पना से उत्पन्न। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब कहां से कहां तक रेखांकित अंश की व्याख्या करना है? यहाँ पे तो लाइन नहीं खींची गई है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है कि मैंने लाइनिंग नहीं किया है। एक सेकंड, मैं फ़ोन को साइलेंट कर दूँ क्योंकि ढेर सारे यहाँ पे मैसेज आ रहे हैं। चलिए, फ़ोन साइलेंट हो गया मेरा। अब यहाँ पे आपका रेखांकित अंश की व्याख्या देखिए, यहाँ से यहाँ तक करना है। कहाँ पे? यहाँ पे यद्यपि से लेकर एक सूत्रता तक। कहाँ से है? यद्यपि यहाँ से। तो हम इसको कर लेते हैं भाई साहब, ये वाला कलर ये ले लेते हैं। अब यद्यपि से लेकर, यद्यपि वाह्य रूप से लेकर एक सूत्रता तक, यहां से यहां तक क्या करना है? रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। अब आपको करना कैसे है? मान लीजिए ये आपको नहीं करना आ रहा है, 2 नंबर का प्रश्न है, परेशान नहीं होना, यही छाप दीजिएगा, 1 नंबर एग्जामिनर देगा। 2 नंबर का प्रश्न है, नहीं आ रहा है, इसी को छाप कर चले आएगा, एग्जामिनर आपको 2 नंबर देगा। हालांकि मैं करवा दे रहा हूं। क्या हो जाएगा यहाँ पे? लेखक का रेखांकित पंक्तियों से आशय है कि कला की दृष्टि से संस्कृति के सभी अवयव जैसे साहित्य, गीत, नृत्य, वादन, आमोद प्रमोद विभिन्न रूपों में व्यक्त हैं, किंतु आत्मिक सुख प्रदान करने के संदर्भ में ये सभी अवयव एकता स्थापित कर लेते हैं, अर्थात आत्मा के सुख में वृद्धि इन सभी संस्कृत अंगों में स्थापित करता है। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पे अंगा वाला क्वेश्चन क्या है? पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम बताइए। पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम बताना है। अब पाठ का शीर्षक मैं आपको ढूंढना बताया था ना, राष्ट्र का स्वरूप याद कर लीजिए, अशोक के फूल याद कर लीजिए, भाषा और आधुनिकता याद कर लीजिए, और इसी से आपका हो जाएगा काम। भाषा दिखे तो भाषा और आधुनिकता है, अशोक दिखे तो अशोक देता ना, अशोक का पेड़ आज भी उसी मस्ती में झूम रहा है। राष्ट्रीयता यानी राष्ट्रीयता क्या बोलते हैं यार, हाँ, राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र वहां पे रहेगा, और इसके लेकर राष्ट्र डॉक्टर वासुदेव सर अग्रवाल हैं। तो यहाँ पे राष्ट्र जुड़ा है कि नहीं? यहाँ पर राष्ट्र आया कि नहीं? मान लीजिए इसमें नहीं आपको राष्ट्र दिखा, यहाँ पर भी देखिए राष्ट्र है। तो जब आपको राष्ट्र दिखाई दे तो ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है राष्ट्र का स्वरूप से, और इसके लेखक कौन है? वासुदेव सरल अग्रवाल हैं। किसके लेखक हैं? वासुदेव सरल अग्रवाल। किसके लेखक हैं? राष्ट्र का स्वरूप। राष्ट्र का स्वरूप जो है यह डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल का है। छाप लीजिए, छाप लीजिए इसका आंसर। उपयुक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक के नाम लिखना है। तो उपयुक्त गद्यांश किसका है? ये राष्ट्र का स्वरूप नामक शीर्षक से अवतरित है, और इस पाठ के लेखक वासुदेव सरल अग्रवाल जी हैं। कौन है भाई साहब? डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल जी हैं। छापने वाला क्वेश्चन है, छाप के जाइएगा। उसके बाद अगला यहाँ पे चौथा है, दिए गए पद्यांश पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे पद्यांश दिया गया है और इसका उत्तर देना। यह भी कितने अंकों का आएगा? 10 अंकों का आएगा। देखिए ये फुल पेपर सोल्यूशन है, 100 नंबर का फुल पेपर है भाई साहब, 100 नंबर करवाऊंगा, परेशान मत होइए। ताल ठोक के बोल रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन फंसेंगे।
तैयार करके जाएगा। कहते आते थे यही अभी नरदे ही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। बस मैंने इसका वाह मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा मृदुल गात्र ही देखा। परमात्र न देखा पुत्र स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। ये क्या है? ये भाई साहब पद्यांश है। 10 नंबर 16 फरवरी को छाप के आइएगा। प्रॉमिस कीजिए कि सर छोड़ना नहीं है, प्रॉमिस कीजिए कि सर छोड़ना नहीं है। मेरे लाडलो छाप के आना है, छाप के आना है लाडलो, कुछ भी हो जाए लड़कों सभी सभी छाप के आना है, ठीक है ना। जितने भी हैं बॉयज एंड गर्ल्स सभी छाप के आइएगा, ठीक है ना। अरे यार छाप क्या हो, कुछ नहीं है इसमें, कोई दम ही नहीं है। चलिए इसमें क्वेश्चन पूछा है, नर देही अभी तक क्या कहते आ रहे थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नर देही अभी तक यह कहते चले आ रहे थे कि पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए, किंतु माता कभी भी कुमाता नहीं होती। पुत्र कभी भी कुपुत्र हो जाए लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। क्लियर है? ख वाला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, युग युग तक क्या कठोर कहानी चलती रहेगी। छाप लीजिए। कैकेयी द्वारा स्वार्थ सिद्धि हेतु मांगे गए राम के वनवास तथा भरत के राज तिलक रूपी वरदानों की कठोर तथा युगों तक चलती रहेगी। ग वाला यहाँ पे गात्र और परमार्थ शब्दों का अर्थ बताइए। तो गात्र और परमार्थ शब्दों का अर्थ बताना है। गात्र का अर्थ होता है देह, क्या होता है? देह या शरीर होता है। गात्र का क्या होता है? देह या शरीर होता है। परमार्थ क्या होता है? भलाई होता है। क्या होता है? भलाई होता है या परोपकार होता है। क्या होता है? परोपकार होता है। गात्र का क्या होता है? देह या शरीर होता है। परमार्थ का क्या होता है? भलाई या परोपकार होता है। उसके बाद घ वाला क्वेश्चन यहाँ पे, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कहाँ से कहाँ तक रेखांकित है? यहाँ पर मैंने रेखांकित नहीं किया है लेकिन आप यहाँ पे कर लीजिएगा। यहाँ पे है कहे अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। इसका क्या करना है? रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। ये वाला क्या है? रेखांकित भाग्य है, रेखांकित भाग है, नोट कर लीजिए। इसका क्या हो जाएगा आंसर? देखिए नीचे, इसका आंसर हो जाएगा, प्रस्तुत पंक्ति में कैकेयी पछताते हुए कहती है कि अब तक लोग कहते थे कि माता कभी दुष्टता धारण नहीं कर सकती, भले ही पुत्र अपने कर्तव्य पथ से क्यों न डिग जाए, यानी कि वो विचलित हो जाए, भटक जाए। डिग मतलब क्या होता है? भटकना होता है। क्या होता है? भटकना होता है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे है, उपर्युक्त कविता का शीर्षक तथा कवि का नाम लिखिए। उपर्युक्त कविता का शीर्षक और कवि का नाम लिखना है। तो प्रस्तुत पद्यांश कैकेयी का अनुताप नामक शीर्षक से उद्धृत है और इसके कवि का नाम मैथिली शरण गुप्त है। मैथिली शरण गुप्त है। छाप लीजिए, छापने वाले क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 5वां है, 15 नहीं है, 5वां है। 5वां का क्या है यहाँ पे? अभी ये जीवन परिचय भाई साहब 5 नंबर का आएगा, छापने वाला जीवन परिचय है। छाप डालेगा, हर एक क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगा, इसलिए कहते हैं भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर एक बच्चा चैनल को सब्सक्राइब करके रखेगा। आपसे मुझसे प्रॉमिस करिए कि सर आपके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, कुछ भी हो जाए भाई साहब हर बच्चे के पास पहुंचना चाहिए। दबा के शेयर करिएगा। 10,000 वीडियो लाइक टारगेट है, 10,000 पहुंचा दीजिए। पूरे यूट्यूब पे आपको इसको ट्रेंड करवाना है, कुछ भी हो जाइए भाई साहब, ऐसा वीडियो आपको मिलने वाला नहीं है। जो एक स्टूडेंट की आग है आपको दिखा देना है आज। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल भाई साहब छापने वाला क्वेश्चन है। 5 नंबर का छाप के आइएगा, इससे बाहर आपका क्वेश्चन आने वाला नहीं है। आप लोग काफी कमेंट करते हैं कि सर क्या यही क्वेश्चन आएगा? हाँ यार यही क्वेश्चन आएगा जो मैं यहाँ पे टारगेट किया हूँ भाई साहब, आप तैयार करते चले जाइएगा। इससे बाहर आपका क्वेश्चन ना पेपर में आएगा और ना आया है ना आएगा ही इससे बाहर, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे, दबा के आप आंसर दे के आइएगा।
प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव सड़ग्रवाल। तो यहाँ पे मैं किसका दूंगा, डॉक्टर वासुदेव सड़ग्रवाल का साहित्यिक परिचय और उनकी प्रमुख कृतियां हम लोग देखने वाले हैं। क्या लिखेंगे, डॉक्टर वासुदेव सड़ग्रवाल, ठीक है ना, का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय। तो डॉक्टर वासुदेव सड़ग्रवाल ने 1904 ईस्वी में लखनऊ के प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में जन्म लिया। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद पुरातत्व से जुड़े और कई सरकारी संस्थाओं में महत्वपूर्ण पदों पर अग्रवाल जी आसीन रहे। विभिन्न संस्थाओं तथा विश्वविद्यालयों में कार्यरत होने के पश्चात अग्रवाल जी ने स्वाध्याय जारी रखा और पाली, संस्कृति, अंग्रेजी आदि भाषाओं के साथ प्राचीन भारतीय संस्कृति और पुरातत्व पर समान अधिकार प्राप्त किया। भारतीय संस्कृति व साहित्य के गंभीर अध्येता के रूप में अग्रवाल जी हिंदी साहित्य में विख्यात हैं। सन 1967 में वासुदेव सड़ग्रवाल का निधन हो गया था। इनकी प्रमुख कृतियां कौन कौन सी हैं, माता भूमि, कल्पवृक्ष, भारत की एकता, पृथ्वी पुत्र इत्यादि इनकी प्रमुख कृतियां हैं। और उरु ज्योति, कला और संस्कृति, भारत सावित्री, कादम्बरी, पुच्छार, अभिनंदन ग्रंथ इनकी संपादित क्या है, पुस्तकें हैं। संपादित क्या है प्यारे बच्चों, पुस्तकें हैं। छापने वाला क्या छाप लीजिए। उसके बाद यहाँ पे ख वाला है, ख क्या यहाँ पे, अब कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। ऊपर लेखक का साहित्यिक परिचय देना था, नीचे हम लोग कवि का साहित्यिक परिचय देते हैं और इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं क्या करना है, इनका उल्लेख करना है। अधिकतम शब्द सीमा आपको 80 शब्द है। 5 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे। पहला क्या है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, सुमित्रानंद पंत, रामधारी सिंह दिनकर। तो हम यहाँ पर किसका साहित्यिक परिचय देते हुए और उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख करेंगे, तो करेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय। किसका, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का करेंगे। किसका करेंगे, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का भाई साहब इस वीडियो में करने वाले हैं। बिल्कुल एकदम खत्म कर देना है। 50 नंबर बिल्कुल फिक्स मैं करवा दूंगा, चिंता मत करिएगा। 50 नंबर खंड क से फिक्स करवाएंगे, 50 नंबर खंड ख से फिक्स करवाएंगे। टोटल कितने नंबर फिक्स हुए, तो आपके टोटल देखेंगे तो 100 नंबर फिक्स हो गए। कितने नंबर फिक्स हो गए, 100 नंबर फिक्स हो गए। तो हिंदी में आप लोग पूरा 100 में 100 टारगेट करिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे अयोध्या सिंह उपाध्याय के यहाँ पे साहित्यिक परिचय, उनकी प्रमुख कृतियां देखते हैं। द्विवेदी युग के प्रतिनिधि साहित्यकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म 15 अप्रैल 1865 ईस्वी में जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो भाई साहब साहित्यकार द्विवेदी युग के प्रतिनिधि साहित्यकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म कब हुआ था, छाप लीजिए। 15 अप्रैल 1865 में हुआ था। कब हुआ था, 15 अप्रैल 1865 ईस्वी में हुआ था। छापने वाला क्वेश्चन है, छाप डालिए। फारसी माध्यम से शिक्षा की शुरुआत करने वाले उपाध्याय ने स्वाध्याय के बल पर ही हिंदी, अंग्रेजी तथा संस्कृति पर समान अधिकार प्राप्त किया और आजमगढ़ के मिडिल स्कूल में अध्यापक, कानूनगो और काशी विश्वविद्यालय में अवैतनिक शिक्षक के पद पर कार्य किया और 6 मार्च 1947 में इनका देहांत हो गया। 6 मार्च 1947 में क्या होता भाई साहब, इनका देहांत हो गया था। लाडलो किसका, अयोध्या सिंह उपाध्याय का। काफी महत्वपूर्ण जीवन परिचय है यार, छाप लीजिए और आप लोग पेपर में छाप के आइएगा। क्या करेंगे, छाप कराएंगे। प्री प्रवास, वैदेही वनवास, परिजात, चुभते चौपते, चोखे चौपते, रस कलश, अध किला फूल, ठेठ हिंदी के ठाठ और रुक्मणी परिचय परिणय इत्यादि इनकी प्रसिद्ध क्या है, रचनाएं हैं। ये कवि सम्राट, साहित्य वाचस्पति इत्यादि उपाधियों से अलंकृत भी किए गए। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे तो ये तो आपका जीवन परिचय मैंने 10 नंबर का खत्म हो गया, 10 नंबर का आएगा कवि और लेखक का। अब यहाँ पर आ जाइए भाई साहब, ध्रुव यात्रा अथवा कहानी का सारांश लिखिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द देना है। कितना देना है, 80 शब्दों में देना है। ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी का सारांश 80 शब्दों में देना है
और ये कितने नंबर का पूछा जाता है, तो ये आपके बोर्ड में 5 नंबर का पूछा जाता है। कितने नंबर का पूछा जाता है? 5 नंबर का पूछा जाता है। तो 5 नंबर आप पक्का कर लीजिए ना, क्या के लिए आप परेशान हो रहे हैं? 5 नंबर आप पक्का कर लीजिए, आराम से छाप के आइएगा। इसका उत्तर क्या लिखेंगे हम लोग? चलिए पढ़ते हैं, आराम से याद करते चले जाएंगे। यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश। किस पर सारांश लिख रहे हैं? ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं। चलिए, उत्तरी ध्रुव की यात्रा अभियान की सफलता हेतु राजा रिपुदन का यूरोप में यथोचित सम्मान किया गया। यह खबर उसकी प्रेमिका उर्मिला को उत्साह से भर देती है। लगातार खबरें उर्मिला तक पहुंचती रहती हैं और राजा रिपुदन मुंबई आए। वहां कभी उनकी विधिवत स्वागत हुआ, और वहां पर भी उनका क्या हुआ? विधिवत स्वागत हुआ। फिर शिष्टमंडल के अनुरोध पर रिपुदन दिल्ली पहुंचते हैं। पहले मुंबई गए, उसके बाद कहां पर गए? दिल्ली पहुंच जाते हैं। फिर यहां पर भी आवभगत सत्कार के दौरान लोगों द्वारा उनकी निर्लिप तथा मुख पर छाई मलिनता, उदासीनता दृष्टिगत कर ली जाती है। उल्लास के प्रति उनकी विरक्ति छिपी नहीं रहती। एक सेकंड, यहाँ पे आपको दिख रहा है नहीं? नहीं दिख रहा है क्या? एक सेकंड, हम लोग दूसरा यहाँ पे पेन यूज कर लेते हैं, थोड़ी चक्कर। इसी बीच रिपुदन को आचार्य मारुति से अपने स्वास्थ्य के लिए परामर्श लेने जाना पड़ता है, और आचार्य व रिपुदन में काफी बातें होती हैं, और आचार्य रिपुदन के मन की थाह लेने का प्रयास करते हुए उसे शादी करने का सुझाव देते हैं। यानी जब आचार्य के पास राजा रिपुदन जाते हैं, तो जो आचार्य जी होते कहते हैं, रिपुदन शादी कर लो यार, दिमाग स्थायी हो जाएगा। अब तक रिपुदन को विवाह बंधन लगता था, लेकिन किंतु प्रेम से इनकार नहीं है। इन्हीं घटनाक्रमों के बीच एक दिन रिपुदन की भेंट प्रेयसी उर्मिला और उसके पुत्र से होती है। इसी मुलाकात में उर्मिला रिपुदन को एक बार फिर अपने अभियान की याद दिलाती है और अपने विषय में आश्वस्त करती है। वह विवाह का प्रस्ताव नकार देती है। रिपुदन भाव विह्वल होकर पुत्र का नामकरण करते हैं, और उर्मिला आचार्य मारुति को ढोंगी कहते हुए रिपुदन को पुनः अभियान पर जाने को कहती है। मतलब बात समझिएगा, जो राजा रिपुदन थे वो कहाँ से आए भाई साहब? वह आए, आने के बाद वो पहले घूमे गए, दिल्ली गए, बम्बई गए, मजा लिए, उसके बाद फिर आए, तो फिर इनका स्वास्थ्य नहीं सही था। तो राजा रिपुदन कहें क्या रहा, हम अपने आचार्य के पास जाएंगे। जब वो आचार्य के पास पहुंचे तो आचार्य बोले, हे रिपुदन आप शादी कर लो अपनी प्रेमिका से। तो फिर ये जो बोलते हैं, रिपुदन कहते हैं कि नहीं, मतलब कि रिपुदन को लगता है कि हाँ अब शादी कर लेना चाहिए। तो ये जाते हैं और उससे कहते हैं अपनी प्रेमिका से कि भाई साहब आप शादी कर लो। तो प्रेमिका कहती नहीं, अभी शादी नहीं करनी। अच्छा, फिर ये बोलते हैं नहीं, आचार्य ने बोला शादी करने के लिए, तो कहती नहीं वो ढोंगी है, उसकी बात मानना, क्योंकि अभी आपको अपने उद्देश्य पर जाना है। कहाँ पर? ध्रुव यात्रा पर। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई यहाँ तक नीचे? फिर नीचे देखते हैं, रिपुदन के कहने पर उर्मिला मारुति से मिलने जाती है, जहां रहस्यो उद्घाटन होता है कि मारुति उर्मिला के पिता हैं, जिस पर उर्मिला मारुति से फिर कभी न मिलने की प्रार्थना करती है। अगले दिन मारुति रिपुदन के समक्ष यह रहस्य उजागर करते हैं और उर्मिला से विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। रिपुदमन उर्मिला के पास पुनः विवाह का प्रस्ताव लेकर जाती है, और परंतु उर्मिला के इनकार करने के बाद तुरंत अमेरिका फोन कर अपने अभियान के लिए लौटने की सूचना देता है और अभियान पर निकल जाता है। और जाने के तीसरे दिन बाद ही उर्मिला को समाचार पत्र के माध्यम से राजा रिपुदन की आत्महत्या की सूचना मिलती है, और तकिए के नीचे
मिला पत्र एक मिलता है। और पत्र का इस आशय क्या था, तो उसमें लिखा था ध्रुव में मुझे रुचि नहीं है, फिर भी मैं जाना चाहता था, कारण इस बार मुझे वापस नहीं आना था। ध्रुव के एकांत में मृत्यु सुखकर होती ध्रुव यात्रा मेरी व्यक्तिगत बात थी, उसे सार्वजनिक महत्व दिया गया, यह अन्याय है। मैं यह श्रेय नहीं ले सकता, यह चोरी होगी। यात्रा एकदम निजी कारणों से थी। मुझे बहुत खेद है कि मैं किसी से मिले आदेश और उसे दिए अपने वचन को पूरा नहीं कर पा रहा है, लेकिन ध्रुव पर भी मुझे बचना था, इसीलिए बचना अब नहीं है। मुझे संतोष है कि किसी की पूर्णता में काम आ रहा हूँ। मैं पूरे होश हवास में अपना काम तमाम कर रहा हूँ। भगवान मेरे प्रिय के अर्थ मेरी आत्मा की रक्षा करे। ये भाई साहब ध्रुव यात्रा कहानी का क्या रहा, सारांश रहा। थोड़ा सा इसको अपने से बना के लिखिएगा, ठीक है ना। कि ध्रुव यात्रा जब पर जाते हैं राजा रिपुदमन है आई थिंक, फिर लौट कर आते हैं, फिर प्रेमिका से मिलते हैं, प्रेमिका से कहते हैं कि शादी कर लो, वो मना करती है। और इसको प्रस्ताव देने के लिए कौन बोला था, आचार्य जी बोले थे। वो बोले कि वो ढोंगे उसकी बात मानना, फिर आप ध्रुव यात्रा पर जाइए। वहां पर जाते उनका मन नहीं था, फिर वो अपनी आत्महत्या कर लेते हैं, काम खत्म। उसके बाद आपका स्वपठित खंड काव्य आएगा लाडलो 80 शब्दों में देने के लिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द रहेगा। और कितने नंबर का खंड काव्य रहेगा, 5 नंबर का। चलिए छापिए यहाँ पे पहला खंड काव्य है मुक्ति यज्ञ और दूसरा है रश्मि रथी। ये अपने जिले के अकॉर्डिंग करिएगा। अगर आपको नहीं आता तो कमेंट कर दीजिए, मैं आपको खंड काव्य करवा दूंगा। आलोक वृत्त, सत्य की जीत, त्यागपति, श्रवण कुमार, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं जो आज का आंसर देने वाला हूँ वो है मुक्ति यज्ञ खंड काव्य के आधार पर नमक आंदोलन से संबंधित कथा को मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। क्लियर है ना। इसका हम लोग उत्तर लिखेंगे। इसमें क्या लिखेंगे, मुक्ति यज्ञ खंड काव्य सुमित्रानंद पंत द्वारा विचरित लोकायतन महाकाव्य का एक अंश है। इस अंश में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की गाथा है। इस आंदोलन में नमक आंदोलन प्रमुख है। अंग्रेज शासकों द्वारा नमक पर कर लगाए जाने पर गांधी जी ने इसका विरोध किया। वे साबरमती आश्रम में 24 दिनों का यात्रा करके दांडी ग्राम पहुंचे और सागर तट पर नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा। क्लियर है। वह 24 दिनों का पचवत 200 मील किए पद पावन, स्थल स्थल पर रुक या जन पूजन, दिया दीप्त सत्याग्रह दर्शन। क्लियर है। उसके बाद नीचे क्या लिखेंगे, गांधी जी का उद्देश्य नमक बनाना नहीं था। इसके माध्यम से वे अंग्रेज के इस कानून का विरोध करना और जनता में चेतना उत्पन्न करना चाहते थे। यद्यपि उनके इस विरोध का आधार सत्य और अहिंसा था, किंतु अंग्रेजों का दमन चक्र पहले की भांति ही चलने लगा। गांधी जी तथा अन्य नेताओं को अंग्रेजों ने कारागार में डाल दिया। जैसे जैसे दमन चक्र बढ़ता गया वैसे वैसे ही मुक्ति यज्ञ भी तीव्र होता गया। गांधी जी ने भारतीयों को स्वदेशी वस्त्र प्रयोग और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए प्रोत्साहित किया और संपूर्ण देश में यह आंदोलन फैल गया। समस्त देशवासी स्वतंत्रता आंदोलन में एकजुट होकर गांधी जी के पीछे हो गए और इस प्रकार गांधी जी ने भारतीयों को एक अपूर्ण उत्साह एवं जागृति उत्पन्न की। नमक आंदोलन की घटना इस खंड काव्य का प्रमुख अंग है, जिसके माध्यम से रचनाकार गांधी जी के व्यक्तित्व एवं उनके संघर्ष का भावपूर्ण ढंग से उकेरा है। क्लियर है। उसके बाद ये खंड का आपका पूरा खत्म हो गया। अब हम लोग खंड ख की शुरुआत करेंगे। 50 नंबर यहाँ से फिक्स करेंगे। ऊपर हम लोग अभी तक ये 44 मिनट में खंड क को खत्म किया, जो कि आपका कितने नंबर का आएगा भाई साहब, 50 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा आपका, 50 अंकों का आएगा। अब हम लोग खंड ख को यहाँ पे खत्म करेंगे। 12th वाले यार दबा को शेयर कर दीजिए, जितने बच्चे हैं दबा कर शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के पास और बता दीजिए
कि सर आ गए हैं हिंदी की क्लासेस लेकर, जो कि आपके 16 फरवरी के आने दिन वाले पेपर हैं और यही सब आएगा। जाकर आप दबाकर आंसर लिख कर आएंगे। इससे बाहर ना आपका आंसर आने वाला है, क्वेश्चन आने वाला है, ना आप इसी बाहर आंसर लिखिएगा। सारा का सारा प्रश्न यही रहने वाला है, इसलिए आप इसे तैयार कर लीजिए और लिख कर चले आइएगा। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आ रही होगी, तो यार वीडियो को लाइक, चैनल को यार सब्सक्राइब दबा के कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे है संस्कृत का गद्यांश। किसी एक संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। कुल 7 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा? 7 नंबर का। संदर्भ का 2 नंबर मिलेगा और 5 नंबर इसका हिंदी में अनुवाद लिखने पर मिलेगा। है क्या यहाँ पे? अतीत से लेकर इत्यावोचन तक है। इसको आप लोग याद कर लीजिए या फिर टिक लगा लीजिए, जो मन में आए वो कर लीजिए, लेकिन इसके साथ आप लोग कर लेना है। इसका मैं आंसर देता हूं यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ में क्या लिखेंगे? इसका प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिनदर्शिका के जातक कथा नामक शीर्षक से अवतरित है, जिसमें हंसराज द्वारा अपनी पुत्री को इच्छित वर के वर्ण का आशीर्वाद देने का वर्णन है। इसका हिंदी में अनुवाद क्या हो जाएगा? इसका हिंदी में अनुवाद हो जाएगा, प्राचीन काल में प्रथम कल्प में चौपाओं यानी कि पशुओं, पशु क्या बोला जाता है? चौपाओं ने सिंह को राजा बनाया। मछलियों द्वारा आनंद यानी कि मस्त को और पक्षियों के सुवर्ण हंस को यानी कि राजा बनाया। पक्षियों को क्या बनाया? सुवर्ण हंस, जो हंस थे उसको राजा बनाया। उस सुवर्ण राजहंस की पुत्री हंस पोतिका, जो कि हंस कुमारी है, अत्यधिक रूपवती है। रूपवती यहाँ पे हो जाएगा, रूपवती है। उस हंसराज ने उसे हंस कुमारी को वर दिया और वह अपने मन के अनुकूल पति का वर्ण कर ले। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पे सेकंड वाला है श्लोक। ये भी आपका कितने नंबर का रहेगा? 7 नंबर का आपके पेपर में आएगा। ये भी आप श्लोक तैयार कर लीजिएगा। विद्या विवादय धर्म मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधोः विपरीत तमेत ज्ञानाय ध्यानाय च रक्षणाय। इसका क्या हो जाएगा आपको? इसका आपको हिंदी में अनुवाद और संदर्भ लिखना है। तो सबसे पहले संदर्भ क्या लिखेंगे? ये आप रट डालिए, इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैं करवा रहा हूँ, और जो इंपॉर्टेंट है मैं इसको लेकर आऊँगा ताकि आप भाई साहब करके आएँ, 100 में 100 फिक्स करके आएँ। क्लियर है? तो इसका संदर्भ क्या लिखेंगे? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिनदर्शिका के सुभाषी रत्नानि पाठ से अवतरित है। इसका हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा? हिंदी अनुवाद में क्या लिखेंगे? दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, धन मद के लिए और शक्ति दूसरों को पीड़ित करने के लिए होती है। इसके विपरीत सज्जन की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। यानी कि आप ये बताया जा रहा है कि जो दुष्ट की विद्या होती है वो विवाद के लिए होती है और धन मद के लिए, मतलब शराब वराब पीने के लिए, और जो शक्ति होती है दूसरों को पीड़ित करने के लिए होती है। लेकिन इसके विपरीत जो सज्जन होते हैं वो विद्या ज्ञान के लिए यूज करते हैं और धन दान देते हैं और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। फिर यहाँ पे 9वां वाला क्वेश्चन है। अभी आपका लोकतिया और मुहावरे हैं, जो कि आपका 2 अंकों का, कितने 2 अंकों का आपके बोर्ड में पूछा जाएगा। कितने अंकों का पूछा जाएगा? 2 अंकों का। सबसे पहला है अपने पैरों पर खड़े होना, मक्खन लगाना, पिया चाहे सो ही सुहागिन, सावन हरे न भादों सूखे। एक एक करके हम लोग यहाँ पे आंसर देने वाले हैं। सबसे पहला यहाँ पे अपने पैरों पर खड़े होना यानी कि स्वावलंबी होना या अर्थात कामयाब होना। इसका वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा? राजा के माता पिता बहुत खुश हैं, या राम के माता पिता बहुत खुश हैं क्योंकि वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। उसके बाद का वाला प्रश्न है मक्खन लगाना यानी कि खुशामद करना। मक्खन लगाना अर्थात खुशामद करना। वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा? वे उन्हीं का काम करते हैं जो उन्हें मक्खन लगाते हैं। वे उन्हीं का काम करते हैं जो उन्हें मक्खन लगाते हैं। ग वाला यहाँ पे है पिया चाहे सोई सुहागिन यानी कि कृपा पात्र होना। वाक्य प्रयोग क्या लिखेंगे? सूरदास अपने श्री गुरु वल्लभाचार्य के कृपा पात्र थे।
अर्थात कह सकते हैं कि अपने गुरु के लिए पिया चाहे सो ही सुहागन के समान थे। घ वाला यहाँ पे है सावन हरे न भादो सूखे, सावन हरे न भादो सूखे, अर्थात हमेशा एक स्थिति में ही रहना। इसका वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा, राघव इतना बड़ा हो गया है फिर भी उसमें कोई बदलाव नहीं आया, वह हमेशा सावन हरे न भादो सूखे जैसी स्थिति में रहता है। उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 10 रहेगा। अब 10 क्या रहेगा आपका, संधि विच्छेद से रहेगा भाई साहब, संधि विच्छेद से रहेगा आपका। अब देख लेते हैं संधि विच्छेद कितने नंबर का आएगा। तो जो संधि विच्छेद रहेगा ये आपका 3 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा, 3 अंकों का आपके बोर्ड में संधि विच्छेद आएगा। कितने नंबर का आएगा, 3 नंबर का। 3 नंबर को आपको छाप लीजिएगा। अंतरात्मा का संधि विच्छेद है। अंतरात्मा का संधि विच्छेद कौन सा है, अंतधनात्मा, अंताधनात्मा, अंतर्धनात्मा, अंतधनरात्मा। तो यहाँ पे हो जाएगा अंतर्धन आत्मा। ये किसका हो जाएगा, अंतरात्मा का संधि विच्छेद हो जाएगा। किसका हो जाएगा, अंतरात्मा का संधि विच्छेद हो जाएगा। राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। नीचे चले आइए, यहाँ पे है दूसरा वाला है नरेंद्र का संधि विच्छेद है। नरेंद्र का संधि विच्छेद कौन सा है, नर धन इंद्र, नर धन इंद्र, नर धन इंद्र या फिर नरेंद्र। तो यहाँ पे नरेंद्र का जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो बी वाला हो जाएगा, नर धन इंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नर धन इंद्र हो जाएगा। छाप लीजिए। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है पवित्रम का संधि विच्छेद है। भाई साहब पवित्रम का संधि विच्छेद कौन सा है, पौधन इत्रम, पव धन इत्रम, पवधन वित्र या फिर पोधन इत्रम। तो यहाँ पे तीसरा का राइट आंसर आपका पौधन इत्रम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पौधन इत्रम हो जाएगा। उसके बाद ख वाला क्वेश्चन, यहाँ पे ख वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है आत्मना शब्द में विभक्ति और वचन है। आत्मना शब्द में कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है, तो आत्मना में तृतीया विभक्ति और एक वचन है। कौन सा है, तृतीया विभक्ति एक वचन है। नमान सॉरी नामनी में, नामनी शब्द में विभक्ति और वचन कौन सा है, तो नामनी में कौन सा है, नामनी में आपको बताना है सप्तमी विभक्ति एक वचन है। कौन सी है, सप्तमी विभक्ति एक वचन है। उसके बाद आपको सही शब्द निम्नलिखित में से शब्द युग्मों का सही अर्थ चुनकर आपको लिखना है। अब ये कितने नंबर का आएगा, 2 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा, 2 नंबर। आप छाप लीजिए, 16 फरवरी के लिए छाप लीजिए। 16 फरवरी के ये क्वेश्चन आपको छाप के जाना है, बोर्ड में इससे बाहर आने वाला नहीं है एक भी प्रश्न। यहाँ पे है क्या, अभय और उभय का मतलब बताना है। अभय का क्या होता है और उभय का क्या होता है। तो अभय का यहाँ मतलब होता है आपका निडर। क्या होता है, निडर। अभय का क्या होता है, निडर। उभय का क्या होता है, दोनों होता है। अब यहाँ पे निडर और दोनों कहाँ पे, यहाँ पे सी वाला, सी वाला निडर और दोनों। अंश और अंशु, अंश और अंशु। तो अंश का क्या होता है और अंश का क्या होता है, अंश का होता है, अंश का होता है भाग, का होता है भाग होता है। और अंश का क्या होता है आपका, किरण होता है। क्या होता है, किरण होता है। अंश का भाग होता है, अंश का क्या होता है, किरण होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भाग और किरण हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है एक शब्द के 2 अर्थ लिखना है। आपको 2 नंबर मिलेगा। एक शब्द के 2 अर्थ आपको 2 नंबर मिलेगा। तो 2 नंबर आप फिक्स कर लीजिए ना। काल का क्या होता है, बार बार रिपीट किया जाता है यार पेपर में। काल का होता है समय। क्या होता है, समय। और मृत्यु होता है। चपला का क्या क्या होता है, चंचल स्त्री, चंचल स्त्री होती है। और कौन सी होती है, बादल में चमकने वाली बिजली, बादल में चमकने वाली बिजली। क्लियर है। नाग का क्या क्या होता है, सर्प होता है या फिर सांप बोल सकते हैं, सांप। और क्या होता है, श्वेत कमल, श्वेत कमल भी होता है। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी पर जाके आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ग वाला क्वेश्चन यहाँ पे निम्नलिखित
वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। ये कितने नंबर का आएगा तो लिख लीजिए, ये आपका केवल आपको 2 नंबर दिलाएगा। कितने नंबर दिलाएगा? 2 नंबर दिलाएगा। 2 नंबर आपको दिलाएगा। जिसकी गणना न की जा सके, जिसकी गणना न की जा सके क्या है? अगणनीय है। क्या है? अगणनीय है। क्या है? अगणनीय है। जिसकी गणना न की जा सके अगणनीय है। जंगल की अग्नि, जंगल की अग्नि को क्या कहते हैं? जंगल की अग्नि को क्या कहते हैं? दावाग्नि कहते हैं। क्या कहते हैं? दावाग्नि कहते हैं। दावाग्नि कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको बताना है घ वाला, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। सबसे पहला है, यह किताब 5 रुपए की है। यह किताब 5 रुपए की, तो इसको क्या लिखेंगे? यह किताब 5 रुपए की है। यह किताब 5 रुपए की है, इसको क्या लिखेंगे? यह किताब 5 रुपए की है। वैसे इसमें अंतर क्या हुआ यार? जस्ट सेकंड में देख ले रहा हूँ थोड़ा सा, ये थोड़ा मिस्टेक दिखाई दे रहा है का? हाँ, यह किताब 5 रुपए की है, यह किताब 5 रुपए की है। सही है, सही है। उसके बाद यहाँ पे है, तुलसीदास पक्के ईश्वर के भक्त थे। तो तुलसीदास ईश्वर के परम भक्त थे। तुलसीदास ईश्वर के परम भक्त थे। इलाहाबाद जाने के अनेकों रास्ते हैं। इलाहाबाद जाने के अनेक रास्ते हैं। आप पधार कर हमें अनुग्रहित करें। आप पधार कर मुझे अनुग्रहित करें। क्लियर है? उसके बाद आ जाए भाई साहब रस छंद अलंकार पे 2 नंबर फिक्स कर लीजिए। 2 नंबर फिक्स कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ बताना है, वीर रस या हाँ से रस का लक्षण और उदाहरण बताइए। वीर रस और हाँ से रस का आपको क्या बताना है? यहाँ पे लक्षण और उदाहरण बताना है। वीर रस का लक्षण क्या होता है या परिभाषा? तो जब युद्ध या किसी दुष्कर कार्य को करने के लिए मन में उत्साह नामक अस्थायी भाव परिपक्व अवस्था में प्रकट होता है, तो वहां पर वीर रस की उत्पत्ति होती है या निष्पत्ति होती है। तो वीर रस क्या होता है? वीर रस का लक्षण क्या होता है? जब युद्ध या किसी दुष्कर कार्य को करने के लिए मन में उत्साह नामक अस्थायी भाव परिपक्व अवस्था में प्रकट होता है, तो वहां वीर रस की निष्पत्ति या उत्पत्ति होती है। उदाहरण के लिए, मैं सत्य कहता हूं, सखे सुकुमार मत जानो मुझे। यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। है और की तो बात क्या, गर्व में करता नहीं। मामा तथा निज तात से भी युद्ध में मैं डरता नहीं। तो ये किसका है? ये वीर रस का उदाहरण है। छाप लीजिए, छापने वाला क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पे आइए अलंकार की तरफ। अनुप्रास अथवा उपमा अलंकार का लक्षण लिखिए। अनुप्रास अथवा उपमा अलंकार का लक्षण लिखिए। तो अनुप्रास अलंकार क्या होता है? अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जब काव्य या कविता में वर्णों की आवृत्ति होती है तथा समान वर्ण बार बार आते हैं और यहाँ समान स्वर समान हो अथवा असमान हो, तो वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। तो वहां पर क्या होता है भाई साहब? अनुप्रास अलंकार होता है। मतलब अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जब काव्य या कविता में वर्णों की आवृत्ति होती है और समान वर्ण बार बार आते हैं, तो वहां पर स्वर समान हो अथवा असमान हो, तो वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, इसमें क्या हो जाएगा? इसमें आपका अनुप्रास अथवा उपमा अलंकार हो जाएगा। ये छापने वाला प्रश्न भाई साहब इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग छाप लीजिए, ठीक ना। अब यहाँ पे आपका, यहाँ पे क्या है? 13वां वाला है, किसी विद्यालय के प्रबंधक के नाम प्रवक्ता पद पर अपनी प्रयुक्ति हेतु एक आवेदन पत्र लिखिए। इसको आप खुद से कर लीजिएगा, नहीं तो मैं बोर्ड से पहले करवा दूंगा, चिंता मत करिएगा। अभी आपके पास 5 दिन का समय है, मैं उसके पहले ढेर सारा आपको पत्र लेखन करवा दूंगा। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। और यहाँ पे आपका 2 टॉपिक और है। एक टॉपिक है रस छंद अलंकार, छंद और सुरठा। तो ये तो याद ही कर लिए होंगे यार, छंद क्या होता है। पत्र लेखन लिख ही लेंगे, नहीं लिख पा रहे हैं मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। और यहाँ पे निबंध लिखना है। भाषा समस्या भ्रष्टाचार समस्या और समाधान, वन संपदा और उसकी उपयोगिता, दहेज प्रथा अतीत और वर्तमान,
भारत में आतंकवाद कारण और निवारण, भारत में आतंकवाद कारण और निवारण। यहाँ पर मैंने पूरा का पूरा 100 नंबर का करवाया, 1 घंटे में हमने 100 नंबर पूरा टारगेट कर लिया यार। 100 नंबर टारगेट किया कि नहीं, पत्र लेखन कर ही लोगे, निबंध वाला मैं बता ही दूंगा, बनाकर अपने से लिख लीजिएगा। और सोरठा रह गया, सोरठा तो आप याद कर लिए होंगे, छंद नहीं याद है तो बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको मैं इंक्लूड जरूर करूंगा। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा यार। और आज का वीडियो लाइक टारगेट मात्र 10,000 है और मैं आशा करता हूं कि आप लोग 10,000 लाइक टारगेट जरूर करवा दोगे। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को यार सब्सक्राइब कर लीजिए। बोर्ड के बाद आप अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, लेकिन अभी के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। बात करेंगे इसका पीडीएफ, तो इसका जो पीडीएफ है वो मिलेगा टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी पर। कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी मिलेगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया है। तो SKM स्टडी टेलीग्राम को जाइए ज्वाइन कीजिए। वेरीफाइड यूपी बोर्ड का नंबर 1 चैनल है SKM स्टडी, जहां से 50,000 से ज़्यादा बच्चे फ्री में नोट्स डाउनलोड कर पा रहे हैं। और अब आपकी बारी है, तो जाइए SKM स्टडी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक इन द यार डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चिंता मत करिएगा, 16 फरवरी को आप पूरा का पूरा करके आएंगे और इसी प्रकार आप केवल मेहनत करके हमारे साथ पढ़ाई करिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।